Hello bachcha, welcome to Physics Fun Day. I am Sachin Katara, your physics teacher and your host. तो बच्चों आज हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है फ्रिक्शन। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है कि सर कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कभी हम लिमिटिक फ्रिक्शन ले रहे हैं। तो आज वो सारे जो डाउट्स हैं आपके, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वीडियो में आज वो सॉल्व होने जा रही है। तो आप अपने नोटबुक को ले लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए और जल्दी से देख लीजिए। आ जाओ, देखो पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। देखो ये एक फोर्स है, दिस इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। किस बेटा? रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या करता है बच्चों? ये अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशंस का और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेस बोल सकते हैं, या फिर लाइक कांटेक्ट ही बोल दो, बिटवीन अभी कांटेक्ट ही बोल दो, सरफेसेस अपन आगे वाले मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो क्या है? हमारा फ्रिक्शन है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है हमारा ड्राई फ्रिक्शन और सेकंड जो है हमारा बच्चों वो है वेट फ्रिक्शन। आपको काफी कम लोग ये बताएंगे कि फ्रिक्शन की हिस्ट्री कैसे है, हमारा जो कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन आया वो कहां से आया है, और हम ये वेट फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? ये हमारा आता है ड्यू टू इररेगुलरिटीज या फिर इररेगुलर सरफेसेस, इररेगुलर एंड रफनेस ऑफ सरफेसेस। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो हमारा होगा कांटेक्ट रिएक्शन, कांटेक्ट फ्रिक्शन बोल दो, कांटेक्ट फ्रिक्शन ज्यादा सही रहेगा, कांटेक्ट फ्रिक्शन, ठीक है। वेट फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कोई पार्टिकल है, इसको हमने छोड़ेंगे तो हमारा जो पार्टिकल है वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, तो उस वजह से भी एक फ्रिक्शन आएगा, एयर फ्रिक्शन। तो उस टाइप का जो फ्रिक्शन होता है वो वेट फ्रिक्शन में आता है। लाइक एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारी जो लिक्विड की सरफेसेस होती हैं बच्चों, देखो ये लिक्विड की सरफेसेस ऐसी होती हैं, जैसे कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। तो सरफेसेस लिक्विड की इस तरीके से होती है, नीचे जाते जाते तो वेलोसिटी सरफेसेस की कम होती रहती है। ऐसा क्यों होता है कि ऊपर वाली सरफेस का जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है और नीचे वाली जाने में कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे इस लेयर और इस लेयर के, ऊपर वाली लेयर और उसके नीचे वाली लेयर के मूवमेंट के कारण, उनके मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण भी एक फ्रिक्शन आता है, जिसे हम बोलते हैं वेट फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? वेट फ्रिक्शन। तो ये होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मीडियम बिटवीन पार्टिकल्स। अगर इनका एग्जांपल देखें हम बच्चों, तो एग्जांपल होगा हमारा एयर एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन से बच्चों? एयर एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें हमें जो पढ़ना है वो ये ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, वेट फ्रिक्शन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है ना। तो ड्राई फ्रिक्शन की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे डिटेल में। वेट फ्रिक्शन की स्टडी हम फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे तब वहां पे इसको देखेंगे। थोड़ा सा इसका पार्ट अपन हो सकता है सेंटर ऑफ मास में एयर फ्रिक्शन का कुछ पार्ट हम देखें, तब हम इसको समझेंगे वेट फ्रिक्शन, ठीक है। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? फ्रिक्शन कम्स ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस, देखो अब इसके बारे में थोड़ा मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए ड्राई फ्रिक्शन। तो ये आता है
ड्यू टू रफनेस between the surfaces, due to roughness of surfaces, ज्यादा सही है, of surfaces। तो क्या होता है बच्चों, देखो कि हमारी जो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मार्क, ठीक, ऐसे कुछ रखा। अब ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रही है एम की और ये ग्राउंड की, इसको लाइक जी बोल देते हैं ग्राउंड, इसको बॉडी बोलते हैं। तो ये प्लेन नहीं होती बच्चों। इसका अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल देखें, मतलब मैक्रोस्कोपिक तो ये जो सरफेसेस होती है वो लाइक इस तरीके से होती है। ये हमारी बॉडी होगी ऊपर वाली और ये नीचे वाली ग्राउंड। मतलब कि इन सरफेसेस में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो ये जब पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ, ये दोनों बॉडी एंड ग्राउंड जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं वहां पे इंटरलॉक कर लेते हैं, ये जैसे कि इस तरीके से। तो ये हमारे इंटरलॉक डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक बॉन्ड बना लेते हैं बेसिकली। मतलब कि ये एक सरफेस ऊपर वाली, एक सरफेस नीचे है। तो मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक फोर्स बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें क्या होता है, चार्जेस जब पास आते हैं तो वो उस पर एक फोर्स लगाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये वही बॉन्ड है। मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस बॉडी वाली है, एक सरफेस ग्राउंड वाली है। तो ये जब इनको मैंने एकदम पास रखा है, इनके ऊपर रखा है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स में चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, जो बॉन्ड इसको आगे नहीं जाने देगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फील कराएगा। तो इसे इस टाइप के हम फ्रिक्शन को बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ड्यू टू रफनेस of two bodies in contact, it's developed interlocks between contact points। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसके लिए is called and it's called कांटेक्ट रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरलॉक क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे जिसे हमने नाम दे दिया है कांटेक्ट फोर्सेस। अब जो ये कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं बच्चों, ये अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं। लाइक हमने कहा कि इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा कांटेक्ट फोर्स, लाइक इस तरीके से हो गया, मैंने बोल दिया इसका नाम R1 है। इस पे लगने वाला नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली R1। इस पे लाइक इस तरीके से हो गया R2, नीचे R2, ये R3, कुछ इस तरीके से। मतलब फोर्सेस इस तरीके से, मतलब किसी एंगल पे लग रहे हैं, पता नहीं किस एंगल पे लग रहे हैं, हमें नहीं पता। तो अगर इसको हम देखें एकदम तरीके से, तो ये है हमारी सरफेसेस लाइक इस तरीके से, और इस पे लगने वाले फोर्सेस लाइक R1 ऐसे हो गया, R2 कुछ इस तरीके से हो गया, R3 कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस कांटेक्ट फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक, तो इसको अगर हम करें कि इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, टोटल कम्युलेटिव इफेक्ट कर लेते हैं, दोनों का सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगा और एक हमारे पास वर्टिकल आएगा। एक कंपोनेंट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल, और ये हमारा जो भी नेट है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इस कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे ही हम कहते हैं बच्चों फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। तो यहां पे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है बच्चों, फ्रिक्शन cumulative effect of all
हॉरिजॉन्टल component of contact force। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जो हमारा ये वर्टिकल होता है इसे हम नॉर्मल रिएक्शन से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको जब नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था एनएलएम में शुरुआत में, तब मैंने बताया भी था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आई होप आपको फ्रिक्शन की हिस्ट्री समझ में आई होगी, किस तरीके से फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करते हैं बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेसेस। ठीक, ओके। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि ये जो ड्राई फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन का जो कांटेक्ट सरफेसेस है इसके बिहाफ पर फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे बिहाफ ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस frictions are classified into 3 ways। क्या? 3 ways। तो frictions are classified into 3 types। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड जो है हमारा बेसिकली क्या होगा बच्चों? काइनेमेटिक फ्रिक्शन। काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो इन फ्रिक्शन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है कि रफ सरफेसेस होती है, रफ सरफेसेस में हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस आ जाते हैं और कांटेक्ट फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हमारे फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट करेगा। और बिहाफ ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस फ्रिक्शन आर 3 टाइप्स। कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट्स अकर्स या ड्यू टू रेस्ट ऑफ द पार्टिकल, या फिर ऐसा लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट अकर्स व्हेन बॉडी एट रेस्ट। when body at rest। ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट्स evolved and it says the body start to move। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अगर इसके बाद जो होगा वो बॉडी स्टार्ट हो जाएगी एंड बॉडी स्टार्ट टू। ठीक है, ओके। काइनेमेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या होगा? when body is in moving। तो जब हमारा बॉडी मूव करेगी तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर बॉडी रेस्ट पर है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी स्टार्ट टू मूव हो रही है, स्टार्ट कर रही है चलना, तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेसिकली। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक लोकल उस तरीके से समझा देता हूं कि लाइक हमारे पास ये बॉडी है। देखो बॉडी में क्या होता है बच्चों? इस तरीके की सरफेसेस होती हैं ये। ठीक है, ये कुछ ऐसी सरफेस। तो ये हमारी बॉडी होगी और ये हमारा ग्राउंड होगा। और यहाँ पे क्या है? ये इंटरलॉक्स है, ये जो कि हमें इनके बीच में बॉन्ड्स आ चुके हैं। अब ये दो दोस्त हैं, लाइक ए और बी, दो दोस्त हैं, इनके बीच में बड़ी गहरी दोस्ती है इंटरलॉक्स के थ्रू। ठीक है, इसको थोड़ा समझना है ना। मैं थोड़ा आपको रिलेट कर रहा हूँ आपके फ्रेंड्स के साथ, मतलब आपके फ्रेंड से किसी भी फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो ए और बी दो, इसको बॉडी ना लिख के पार्टिकल लिखते हैं। ठीक है,
तो ए और बी बॉडी है और दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती है कि ये दोस्ती हम ना भूलेंगे, ठीक है, वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो ये इंटरलॉक है, नहीं तोड़ने देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और फ्रेंड आ गया इनका, ये अब ये फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली ये फ्रेंड नहीं है ना, ये कोई गर्ल है, लड़की है, ठीक। तो दो दोस्त थे, उनके बीच में एक लड़की आ चुकी है। अब लड़की की ए से दोस्ती हो जाती है, इससे ए, तो वो लड़की की दोस्ती जो आ जाती है, बट इन दोनों का इंटरलॉक्स इतने तगड़े हैं, इतने अच्छे हैं कि फ्रेंडशिप भूलने नहीं देंगे अभी तो, ठीक है। अब जो एफ आता है वो इससे दोस्ती करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इंटरलॉक्स कमजोर होने लग जाते हैं। होता है ना कि दो के बीच में तीसरा आने लगता है, तो दूसरा बोलता है कि अरे तो मेरे को टाइमिंग दे रहा, तो फिर मैं क्यों करूं, ठीक। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन ऐड आ जाएगा, जैसे कि फ्रिक्शन हो जाए जो कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली इसको कम करने लगेगा। अब एफ अपनी दोस्ती बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, दोस्ती किससे, ए से, तो ये और कम होगा, फिर और बढ़ाएगा। तो ये जब अभी तक चल रहा था, ये तो था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन दोनों के इन जो ये इंटरलॉक्स है, मैंने कहा इनकी लिमिट, टूटने की लिमिट इनकी एफ डैश है, क्या है, एफ डैश। तो एफ ने अपनी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती बढ़ाई, और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते एफ डैश तक आ गई, और एफ डैश तक आ गई तो इनके बीच का जो इंटरलॉक था वो तो एफ डैश तक ही था, मतलब इन दोनों के बीच की दोस्ती कितने तक थी, एफ डैश तक। अब जैसे ये एफ डैश हुआ तो ये जो बॉन्ड थे ये ब्रेक हो गए और ये एक मूवमेंट के अंदर, मतलब कि इन दोनों की दोस्ती अब ब्रेक हो चुकी, ठीक है। अब अगर ये एफ डैश थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो ये जो बॉडी है या ये पार्टिकल है या फिर ये ए बॉय है, ये दोनों साथ चल देंगे और बेचारा ये तो रह जाएगा। तो ये हमारा, ये तो था स्टैटिक फ्रिक्शन, जब इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, इन दोनों के बॉन्ड की लिमिट जो थी वो एफ डैश थी। अब तीसरे पार्टिकल ने, मतलब तीसरे जो हमने बताई ये बंदी है ना, लड़की जो इन दोनों के बीच की दोस्ती हो रही थी, ठीक है, तो उसने अपनी लिमिट बढ़ा दी और एफ डैश कर दी। एफ डैश करते इनके बीच के बॉन्ड्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जरा सा बढ़ाते ही ये क्या करेगा, ये इसके साथ चल देगा और ये जो इंटरलॉक्स हैं ये टूट जाएंगे, और जो ये इंटरलॉक्स थे वही इनको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। फिर उस केस में एक नया फ्रिक्शन लगेगा, एफ डैश बोल देते हैं या फिर एफ डबल डैश, जिसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि पहले जब रेस्ट पे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, लिमिट पर आए मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, मतलब स्टार्ट हो गया मूव करना तो ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, और जैसे ही मूव करने लगा तो मूवमेंट के बाद भी थोड़ी बहुत तो बॉन्डिंग रहती है ना, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग रहती है, जैसे कि कोई दोस्त हो तो घर आ जाते फिर भी उसके बाद तो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग रहती, तो वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन दे देगा, क्या दे देगा, स्टैटिक। ऐसा नहीं, जब अच्छी दोस्ती होती है तो हम किसी को नहीं आने देते, सही है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से वर्क करता है बच्चों, ठीक। तो बेसिकली आप देख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये कब लगता है, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स are required for static friction, ये चीज मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर कोई ग्राउंड है और ये ब्लॉक है m का, तो इस और इसका जो कुछ भी कॉफिशिएंट मान लेते हैं, कॉफिशिएंट मतलब कुछ भी है रखना है इसके लिए, चलो इस तरीके से, बस ये रफ सरफेस है, इस तरीके से बोलते हैं, ये रफ सरफेस, ठीक है, तो भी इस पर फ्रिक्शन लगेगा। कुछ बच्चे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं और फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं म्यू इनटू n करके, है ना। तो देखो बच्चों, ये रेस्ट पर है,
है ना। अब मैंने इसमें मान लिया, चलो ठीक है, ये है रेस्ट पर, मैंने मान लिया कि इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन मान लेते हैं। अब लाइक देखो, इस पर अगर मैं सेकंड लॉ लगाता हूं तो सेकंड लॉ कैसे लगेगा बच्चों, F इक्वल्स टू m इंटू ए, तो a यहाँ पे कितना आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय m, मतलब कि ये मोशन करने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, मोशन। जो हमने कंडीशन दी है कि ये रेस्ट पर रहना चाहिए, वो तो हमारी फेल होगी, मतलब फेल हो जाएगी ना, वो तो हम मतलब हमने जो कंडीशन दे रखी रेस्ट पे वो तुमने मानी नहीं, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए बच्चों कितना, 0, अगर ये रेस्ट पर है कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं इसी की। अब मैंने क्या कहा, बॉडी तरीके से, और ये अभी भी रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट। अब इस पर मैंने एक F फोर्स लगाया, क्या लगाया बच्चों, और रफ सरफेस, रफ, ठीक है। अब इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, पहली बात तो रेस्ट पर है मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बेसिकली क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, रेस्ट पर रहने के लिए वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि F माइनस F इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो या बॉडी रेस्ट पर होगी, बेसिकली यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन रिलेटिव मोशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोनों सरफेसेस भी चलती है, रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इज 0, बिटवीन सरफेसेस इज 0, और या फिर टेंडेंसी हो, टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, हाँ, तो अगर हमने जो ये एक्सटर्नल फोर्स है F को इंक्रीज किया बच्चों, क्या किया, इंक्रीज किया, तो हमारा जो Fs होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, क्यों, क्योंकि एक जो रेस्ट पर रखना। तो व्हेन, इसको हम कह सकते हैं, नोट डाल लीजिए चाहे तो, कि नोट क्या है, if we increase F as well as static friction also be increase its maximum value is called limiting friction। क्या कहेंगे बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही कंडीशन है कि हमने F को इंक्रीज किया, वही जो मैंने बताया था कि वो तीसरा फ्रेंड आ गया था, उसने अपनी वैल्यूज को बढ़ाना चाहा, दूसरे से 2 से ज्यादा बढ़ानी चाहिए, तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हुई, ज्यादा होती गई, तो एक लिमिट के बाद क्या हुआ, एक लिमिट के बाद वो फ्रिक्शन काइनेमेटिक फ्रिक्शन में बढ़ जाएगा, और ये जो रेस्ट था ये हमारा मोशन में आ जाएगा, तो वो जो लिमिट होगी उसे ही हमने क्या नाम दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट वो यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हेडिंग डाल दे बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर बॉडी स्टार्ट कर रही है मूव करना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर बॉडी मूव कर चुकी है तो कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हेडिंग है हमारी क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन when body start to move, when body या particle start to, ठीक है। अगर इसकी वैल्यूज देखें, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी? FL से डिनोट करते हैं इसे, FL से स्टैटिक को FS से, इसे FL से उसे FS से। तो वैल्यू ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और सेकंड जो होती है वो होती है बच्चों रफनेस ऑफ सरफेसेस, रफनेस ऑफ सरफेसेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन पे और रफनेस ऑफ सरफेसेस पे। और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे रफनेस पे और अप्लाइड फोर्स पे, नॉर्मल पे नहीं करता, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्ट। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज, यहाँ पे एक नोट था, एक नोट यहाँ भी लगा लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एडजस्ट करता है ना अपने आप को। अगर मैं फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे बढ़ाऊंगा तो वो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर कम करूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को क्या रहना है? रेस्ट पर रहना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिपेंड किस पे करती है? नॉर्मल पे। तो हम बोल सकते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा। अब हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू एस। क्या होता है? म्यू एस। म्यू एस बेसिकली होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये डिपेंड जो करेगा वो रफनेस ऑफ सरफेस पे, कि सरफेस कितनी रफ है। अगर सरफेस ज्यादा रफ है तो म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर सरफेस कम रफ है मतलब स्लिम है, मतलब चिकनी है, इस तरीके से चिकनी है, ये बेसिकली चिकनी नहीं है। अगर इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल देखेंगे तो वहां कुछ ना कुछ गड्ढे दिखेंगे अपन को। अगर मैं यहाँ रखूंगा और ये इस तरीके से, देखो जा रहा है ना मेरा हाथ, कितना धीरे धीरे जा रहा है। अगर नहीं होता तो ये बेसिकली बहुत जल्दी जाता। तो कुछ ना कुछ रफनेस है इसमें, तो मेरा हाथ इस बोर्ड से कुछ ना कुछ इंटरलॉक्स बना रहा है, इसीलिए ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो मोशन का मतलब रिलेटिव मोशन का मेरा जो हाथ है बेसिकली, अगर मैं ऐसे लूं इस तरीके से जाएगा, बट यहाँ पे ये नहीं जा पा रहा है। तो कुछ ना कुछ हो रहा है इन दोनों में जो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, उसे ही नाम दिया है फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू एस इंटू एन टी। और म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि डिपेंड इस पे करता है रफनेस ऑफ सरफेस। ज्यादा रफ सरफेस मतलब कि म्यू एस भी ज्यादा होगा। ठीक, अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन बताता हूं कि किस तरीके से हमारा फोर्स वेरी करेगा और फ्रिक्शन भी वेरी करेगा, किस किस तरीके से फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालें प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक कि एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है 10 kg। कितना है? 10 kg। इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.5। ठीक है, और एक काइनेटिक कोएफिशिएंट भी होता है, उसको मैं म्यू के लिख देता हूं अभी के लिए, अभी मैंने आपको बताया नहीं इसलिए म्यू के लिख देता हूं। ठीक, और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया है एफ का। क्या लगाया है? फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, तो देखते जाना वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ। पहले सीरियल नंबर होता है तो सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक, फिर वैल्यू ऑफ एफ,
फिर हमारा है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और एट लास्ट है स्टेट, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ओके। तो हमने पहले क्या किया, पहले हम इसका देख लेते हैं। अभी तो क्या होगा कि ये वेरी करेगा, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। एफ एल कितना होगा बच्चों, म्यू एल इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल की वैल्यू सर 100 जी, मतलब 10 जी, मतलब 100 होगी। तो देख सकते हैं 0.5 इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा 50। तो ये 50 न्यूटन क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। मतलब कि 50 न्यूटन तक तो ये इसको मूव नहीं होने देगा। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट लिख लिया है ना, वैल्यू ऑफ एफ मैंने, मतलब कि एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू लिखी 1 न्यूटन। क्या किया, 1। तो 1 न्यूटन 50 न्यूटन से क्या है, कम है, तो मैं बोल सकता हूं एफ एल जो है वो ग्रेटर देन है एफ से। तो बेसिकली कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की 1 न्यूटन, और फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक। ठीक है, और स्टेट ऑफ बॉडी कैसी रहेगी, अभी भी रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, फोर्स की वैल्यू बढ़ा के मैंने इसे 30 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया, 30 न्यूटन। फिर केस नंबर 1 है, केस नंबर 2, अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 है और अप्लाइड फोर्स कितना है 30, तो अभी भी ग्रेटर है, तो अभी भी कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सर 30 न्यूटन, उसी के बराबर, सेल्फ एडजस्टेड फोर्स है। ठीक है, तो अभी भी फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, और बॉडी कैसे रहेगी, रेस्ट पर ही रहेगी। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसे कि हमने 1 न्यूटन लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 न्यूटन से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन लगेगा 1 न्यूटन के बराबर ही, और कैसा होगा, टाइप स्टैटिक होगा, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। 30 न्यूटन करा, 30 न्यूटन भी बेसिकली 50 न्यूटन से तो कम ही है, तो लगने वाला फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, और कितना वैल्यू क्या होगी, 30 न्यूटन के बराबर, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहिए, तो स्टेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स को मैंने कर दिया 49.99 न्यूटन, ऐसे। तो अभी भी क्या है, केस 3 देख लेते हैं। एफ एल जो है वो ग्रेटर देन एफ से ही है, तो अभी भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा हमारा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सर सेल्फ एडजस्टिव है, तो 49.99 न्यूटन ही होगी। कैसा टाइप, स्टैटिक टाइप, और ये अभी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब सर अब क्या हुआ, अब देखते हैं। मैंने फोर्स ले लिया 50 न्यूटन, क्या ले लिया बच्चों, 50 न्यूटन बेसिकली। तो फोर्स केस जो आ गया, एफ जो है, एफ लिमिटिंग, वो किसके इक्वल हो गया, हमारा एफ के। अब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा एफ, वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल। कितनी होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल। तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ काइनेटिक, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल। और ये अब स्टार्ट टू मूव, मतलब कि फोर्स तो कौन सा रहेगा, काइनेटिक, काइनेटिक, बट इसका जो स्टेट होगा वो स्टार्ट टू मूव हो जाएगा, स्टार्ट टू मूव। अब अगर मैंने इसको 51 या 52 या 55 कर दिया, क्या कर दिया, 55, तो 55 तो क्या है, एफ जो है हमारा अप्लाइड, वो लिमिटिंग से ज्यादा हो चुका है, तो लगने वाला फ्रिक्शन अभी भी काइनेटिक होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल। तो अब तो कितना भी मैं बढ़ाता जाऊं इसे, लगने वाला जो फोर्स होगा काइनेटिक होगा, और ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कितनी होती है, म्यू के इंटू एन। कितनी, म्यू के इंटू एन। तो बेसिकली वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था बॉडी और ग्राउंड के बीच में। हमने क्या किया, पहले दोस्ती बढ़ाई, ठीक है, ए से, तो उसने भी दोस्ती बढ़ाई बराबर की, फिर मैंने बढ़ाई, मतलब उसने बढ़ाई, फिर उसने भी बराबर की बढ़ाई। बट इस स्टेट में थोड़ा थोड़ा जो है इंटरलॉक्स हैं वो थोड़े कम होते गए,
डी से उसकी दोस्ती थोड़ी कम होती लेकिन है अभी भी पक्की, क्योंकि हमारे पास लिमिट है। तो जैसे ही वो लिमिट पे पहुंचा, उसने अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर लिया उस लिमिट से, और वो मोशन में आ गया, स्टार्ट टू मूव होने लगा। थोड़ा सा और बढ़ाते ही वो पूरी तरह से मोशन में आ गया, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग तो ये है और हमारा f ग्रेटर है, तो f माइनस एफ एल, तो ये तो हो गया 55 माइनस c, ये हो गया 50 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा, कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय m। तो बेसिकली क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको स्टैटिक और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा। बाकी हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हेडिंग डाले, लास्ट जो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो थर्ड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, बता दिया पहले ही, व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी मूविंग। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, नो रिक्वायर्ड, डज नॉट रिक्वायर्ड, डज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि इस वाले जो केस है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास v वेलोसिटी है, फोर्स नहीं है, v वेलोसिटी है ओनली। ठीक है, तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है, लग सकता है कि लगेगा, अगर ये रफ है तो। ये क्या है, रफ, लगेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी डिपेंड करती है दो प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और सेकंड वाली रफनेस, रफनेस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा हमारा एफ के, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा। जैसे ही हम हटाएंगे तो ये आता है म्यू के इंटू नॉर्मल। क्या आता है बच्चों, म्यू के इंटू नॉर्मल। और म्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये है हमारी फ्रिक्शन की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी थ्योरी। इसमें क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रेस्ट पर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टार्ट टू मूव, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा जब बॉडी मूव करेगी। और ये किसमें आते हैं, सबके सब ड्राई फ्रिक्शन में। क्यों, क्योंकि बच्चों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में इंटरलॉक्स होते हैं, उनके बीच में यारी दोस्ती होती है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पर तीसरा आते ही तोड़ देंगे, वही चीज है। तीसरा आते क्या होगा, वही जो होता है असली में, होता है ना, फोटो के साथ क्या सब, मतलब मैक्सिमम के साथ तो होता है। अरे किसी की शादी वादी हो जाती तब देखा होगा ना। हाँ तुम्हारी होगी, जब मेरी नहीं हुई अभी, है ना। हाँ ऐसा सोचोगी मेरी शादी हो चुकी है, मैं अनमैरिड हूँ अभी, मैं अनमैरिड हूँ अभी, मैं वो बोल देना घोड़ी पे नहीं चढ़ा। ठीक है, ओके। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब समझ में आया ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। एक और चीज है बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं देख लेता हूं कि एक ग्राफ था, एक्चुअली ग्राफ में बता देता हूं कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में, अप्लाइड फोर्स जो हमने एफ लगाया था, मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने 1 न्यूटन लगाया था। क्या लगाया था, 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी कितना आया था, 1 न्यूटन। हमने 5 न्यूटन लगाया था, तो फ्रिक्शन भी कितना आया था,
5 न्यूटन। हमने 49.99 लगाया था तो भी फ्रिक्शन कितना आया था बच्चों? 49.99 आया था। ठीक है, और बेसिकली जनरली जो होता है बच्चों वो म्यू के जो होता है वो लेस देन होता है म्यू एस से। क्या होता है? म्यू के इज लेस देन म्यू एस से। फिर हमने जैसे 50 न्यूटन लगाया तो हमारा जो फ्रिक्शन था वो काइनेटिक हो गया। वो कितना हो गया? म्यू के इनटू नॉर्मल। और म्यू के की वैल्यू लाइक मैंने बोला 0.4 थी वहां पे, तो 0.4 इनटू 100 तो ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। अब हमने 55 न्यूटन लगाया तो भी कितना आएगा? म्यू के एफ के की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 40 न्यूटन, क्योंकि वो तो हमेशा क्या कांस्टेंट रहेगी, म्यू के इनटू नॉर्मल। 60 लगाऊंगा तो भी कितना आएगा? 40 ही आएगा काइनेटिक। तो बेसिकली फर्स्ट तो क्या था, ये सिंपली अप्लाइड फोर्स के बराबर जा रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो हमारी थी ये हमारी लिमिटिंग थी एफ एल 50 न्यूटन की। और एफ एल के बाद जो फ्रिक्शन था अप्लाइड यहाँ पे लगा क्या? अप्लाइड को बेसिकली यार कुछ नहीं यहाँ करो, चलो नहीं ये सही अप्लाइड, हाँ इस तरीके से ठीक यही सही। अप्लाइड फोर्स हमने क्या किया? 55 किया या 51 किया, पहले समझते हैं 51 किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 40, मतलब ये 50 था लिमिटिंग और अब हो गया है 40, तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये बेसिकली है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमारा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 1 ऐसा कुछ है कि अगर F अप्लाइड फोर्स लेस देन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट एंड स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर। कितनी? अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स हमारा 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, अगर 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है। ठीक है। केस नंबर 2, अगर हमारा F अप्लाइड ग्रेटर देन है या इक्वल है F लिमिटिंग के, क्या है? तो बॉडी स्टार्ट टू मूव और मूविंग या तो स्टार्ट होने लगेगी कब? जब एफएल के बराबर होगी, और अगर ज्यादा है तो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और ये हमारा जो आएगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कौन सा शुरू में रहेगा बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क। और हमारे जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी होगी बच्चों? म्यू के इनटू नॉर्मल, जो कि हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही 2 केसेस हैं जो कि फ्रिक्शन के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी थ्योरी हो चुकी है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कोई बच्चों, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि फ्रिक्शन कोई नई चीज नहीं है, हाबू नहीं है, भूत नहीं है ना। ये भी एक फोर्स ही है, जैसे हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। जैसे हमारा टेंशन फोर्स है, जैसे हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स है, वैसे ही ये भी एक फोर्स है बस, जिसकी वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगी, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के इनटू नॉर्मल होगा। जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है kx, वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के इनटू नॉर्मल, बस जस्ट अ फोर्स। इसे कुछ अलग से लेके चलोगे तो फ्रिक्शन समझ में कम आएगा। अगर फ्रिक्शन को बस ऐसा ही सोचोगे कि बच्चों ये एक फोर्स ही है, क्या है? फोर्स, तो समझ में अच्छे से आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है बेसिकली। क्या लगाना है बच्चा? सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू m, F मतलब F एक्सटर्नल जितना भी होगा। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है। क्या है? 10 kg का। सरफेस रफ है,
और इसका म्यू एस मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 और काइनेटिक है 0.4 ऐसा कुछ। ठीक, अब इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं 50 न्यूटन का किसी एंगल पर 37 डिग्री, किस एंगल पे 37 डिग्री। ठीक, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन and also find acceleration of friction, also find acceleration of block, friction नहीं, acceleration of body। मतलब कि हमें बॉडी का एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कौन से टाइप का होगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया बच्चों कि हमने पहले तो जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स उसके कंपोनेंट कर लिए, एक तो हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा 50 cos 37, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 50 into cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो गया 4/5। तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों सर 40 न्यूटन, कितनी 40। ऊपर देखें तो 50 sin 37, sin 37 कितना होता है बच्चों 3/5, 3/5 तो कितना आएगा 30 न्यूटन, हाँ 30 न्यूटन। ठीक, नॉर्मल क्या ऊपर, mg कैसे नीचे। ठीक, तो नॉर्मल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बाय बॉडी नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल प्लस 30 माइनस 10g इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 70 न्यूटन, कितनी आ गई 70 न्यूटन। ठीक है 70 ही आई ना, हाँ 70 न्यूटन। ओके ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों हमारा, एफ लिमिटिंग कितना होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, ऐसे ही कुछ होता है। तो म्यू एस कितना है 0.5 और नॉर्मल कितना है बच्चों, नॉर्मल सर 70, तो ये कितना हो जाएगा 35 न्यूटन। मतलब लिमिटिंग कितना है हमारा 35। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये कितने तक रोक सकता है ब्लॉक को, 35 न्यूटन तक रोक सकता है, लेकिन हमने कितना फोर्स लगाया 40 न्यूटन। मतलब कि ये मूव करना स्टार्ट करेगा किसी एक्सीलरेशन, हमने लगाया 40, ये 35 तक रोक सकता है, तो ये ज्यादा है तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसके पास एक्सीलरेशन। अब इसके पास मूवमेंट आ गया, मतलब कि फोर्स कौन सा रहेगा बच्चों काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के कितना है हमारा 0.4 इंटू नॉर्मल, कितना है 70, हाँ 70। ठीक है हाँ 70, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 28 न्यूटन। तो लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स कितना है 40, तो बाय सेकंड लॉ क्या कहेगा सर 40 माइनस एफ काइनेटिक इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो 40 माइनस 28 इक्वल्स टू एम की वैल्यू 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो कितना आएगा बेसिकली 32। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, है ना बच्चा। कमेंट करके बताओ समझ में आया नहीं आया, एक कमेंट कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लाइक एक टेबल है, टेबल पे एक पुली है, ठीक है। इस पर एक ब्लॉक है m2 मास का, इसका m2, और यहाँ पे एक ब्लॉक है m1 मास का, क्या है m1 मास का, ठीक। और इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है, कितना है बच्चों म्यू, ठीक। तो क्या फाइंड करना है हमें, देखो
if body या system लिख लो, system are moving with uniform acceleration, किससे बच्चों? uniform acceleration, then find out acceleration of bodies. ठीक है, तो अब तो हमें क्या क्वेश्चन ने बोल दिया है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, मतलब कि लगने वाला फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा, और इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? म्यू इनटू नॉर्मल, कितना? n1 पर, तो n1 कितना होगा? n1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? m1g। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू m1g। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे, क्यों? क्योंकि बॉडी जाना चाहेगी आगे, तो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए पीछे लगना। ठीक है, ऐसे। अब हमें ये पता है कि इसमें क्या लग रहा होगा? सर m2g। ये सर टेंशन, यहाँ पे भी एक टेंशन ऐसे लग रही है। तो फॉर m2 ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो कितना रहेगा? सर m2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m2 इंटू a x। क्वेश्चन नंबर। फॉर m1 ब्लॉक के लिए, m1 ब्लॉक के लिए क्या होगा बच्चों? टेंशन लग रही है राइट साइड में, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो हम बोल सकते हैं T माइनस फ्रिक्शन Fk इक्वल्स टू m1 इंटू a। ये भी एक्सीलरेशन a से जा रहा होगा बेसिकली। ये 1 है, ये 2 है, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी कुछ है, F माइनस म्यू m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a। ये इक्वेशन नंबर 2। बाय 1 एंड 2, यहाँ पे क्या है? दो ही वेरिएबल है, a और t। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों, वो आएगा m2g माइनस के म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या आएगा? m2g माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर आपने कैसे लिखा? वही अपना डायरेक्ट कैसे लिखा? एनएलएम में बताया था मैंने। क्या? ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, टेंशन तो इंटरनल हो जाएगा सिस्टम के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? m2g माइनस के म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टोटल। वही जो चीज है, सब एनएलएम की चलेगी बेसिकली। ठीक है, तो अब एक नया क्वेश्चन है बच्चा की, देखते रहो, ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो फिर बोर्ड पे आप लोग देख सकते हो। अब बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस अपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो सीख ही रखा है, तो बस एक नया फोर्स अप्लाई कर देंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स, और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कुछ नया इसमें नहीं है, हो गया बस। तो यहाँ पे अब एक ब्लॉक देखा, एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास थीटा एंगल पर, एक ब्लॉक है जिसे हमने टॉप से छोड़ा है, टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन छोड़ा है। इसकी लेंथ भी हमने दे रखी है L है, कितनी बच्चों? L, और इसका कोएफिशिएंट है म्यू, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट। ठीक है, इफ ब्लॉक मूव डाउनवर्ड या डाउन, फाइंड आउट टाइम when block reach at bottom, मतलब कि बॉटम पर पहुंचेगा तो टाइम क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे सर? एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में क्या होगा सर? mg नीचे लग रहा होगा, है ना, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कुछ थीटा होगा, नॉर्मल कुछ ऐसे लग रहा होगा, हम इसे क्या कह सकते हैं? ये mg cos थीटा, ये क्या होगा सर? mg sin थीटा। बेसिकली फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा? पीछे लग रहा होगा, काइनेटिक टाइप का। एक्सीलरेशन इसका सर a, नीचे की तरफ। तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर ब्लॉक क्या होगा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? mg cos थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल्स टू m कैंसिल, तो क्या आएगा बच्चों? sin थीटा माइनस के
म्यू कॉस थीटा इंटू जी, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, अब थीटा तो यहाँ पे क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो कि हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आएगा, म्यू हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ए लेंथ पे चल रहा, मतलब एल लेंथ पे जा रहा है नीचे, तो हम बाय सेकंड इक्वेशन, और ये रिलीज, अब ब्लॉक रिलीज है ना, रिलीज क्या है यहाँ से बच्चों, याद रखना, रिलीज पहले क्या था, वेलोसिटी 0 थी, तो रिलीज क्या है, तो हम बोल सकते हैं f इक्वल्स टू ut प्लस a हाफ at², x की डायरेक्शन l में, इसकी डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं l, u हमारा 0 है, सर हाफ a की वैल्यू sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा इंटू जी, और ये हो गया हमारा t²। तो टाइम कितना हो जाएगा बेसिकली बच्चों, टाइम को अगर निकालेंगे तो कितना होगा सर, टाइम होगा √2l अपॉन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू जी, तो ये होगा हमारा टाइम जब इस ब्लॉक को बॉटम पे आना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने ट्राई किया था सर, आपने टाइम ही नहीं दिया, अरे टाइम नहीं दिया तो बच्चों क्या हो गया, चलो अब बताता हूँ, अब वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना खुद से कि हो सके, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से कुछ करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बार बार मुझे देखोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, खुद से कॉन्फिडेंस आता है बच्चों। देखो बेसिकली अपन कहते हैं कि मोटिवेशन वीडियोस देखने से नहीं आता, है ना, बहुत से अच्छे मोटिवेशनल, जैसे लाइक संदीप महेश्वरी हो गए, विवेक बिंद्रा हो गया, इनके मोटिवेशन देखे और बहुतों की कहानी देखी, जैसे एक मोटिवेशन मैंने भी बताया था स्टोरी, दूंगा राम चौधरी, तो वो स्टोरी देखने से आपको मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मोटिवेशन आता है खुद से, अंदर से, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ टारगेट फिक्स्ड होने चाहिए, हमारे पास जोश होना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना है। आप चाहे कुछ भी हो, आपकी लाइफ का पैशन कुछ भी हो, लेकिन वो जोश होना चाहिए वहां तक, या तो मुझे 12th में मेरिट लानी है, वो आपका पैशन होना चाहिए, मुझे आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, मुझे नीट में सिलेक्शन चाहिए, ये पैशन होना चाहिए, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, उसके लिए पैशन, सिंगर पैशन, एक्टर पैशन, सब कुछ पैशन पे डिपेंड करेगा, तो वो अंदर से आता है। मतलब कि आप मानोगे ना मानो, मेरे अंदर अब कुछ टाइम से फिजिक्स पढ़ाने का ऐसा पैशन हो गया है कि रात में नींद नहीं आती, रात में सोते वक्त सोचता हूं कि सुबह क्या पढ़ाना है, रात में क्या पढ़ाना है, कभी कभी 2 बजे उठ के पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, तो ऐसा पैशन आना चाहिए, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, देखते जाओ और ट्राई करो, देखते जाओ ट्राई करो। ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 3m, इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है m मास का, सरफेस, सर ये वाली सरफेस तो स्मूथ है बेटा, स्मूथ है मतलब कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का खतरा नहीं है, ये वाली सरफेस रफ है जिसका म्यू कोएफिशिएंट है, कितना कोएफिशिएंट है म्यू, एक फोर्स मैंने अप्लाइड किया है F, क्या फोर्स किया है अप्लाइड, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F, मिनिमम वैल्यू ऑफ F, वैल्यू ऑफ F, therefore M block at rest with respect to 3n block, मतलब कि जो हमारा M ब्लॉक है वो 3n ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कैसा रहे, रेस्ट कर रहे, तो हमें F की वैल्यू निकालनी उसके लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब अगर देखा जाए तो ये M जो है ये नीचे की तरफ आना जाएगा, सर mg से आ जाएगा, इस पे लगेगा फ्रिक्शन किधर, ऊपर की तरफ, कोई भी लगेगा, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, एक नॉर्मल और लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ सर नॉर्मल भी लगेगा, और इसके लिए सर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इनका एक एक्सीलरेशन भी होगा, बेसिकली एक एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, ट्राई, हाँ पहले ट्राई, मैंने टाइम नहीं दिया ना, पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो ठीक है, हो गया,
ओके, अब देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं एम ब्लॉक की बात करूं, फॉर एम ब्लॉक, तो यहां पर फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए mg के लिए, तभी ये रेस्ट पर रह पाएगा। क्या ये वाला जो ब्लॉक है जी, ये रेस्ट पर रहना चाहिए, मतलब कि ये वाला जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए mg से, तभी रेस्ट पर रह सकता है। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कितना होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, वो कितना होता है म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल निकालते हैं, तो इस ब्लॉक की बात करते हैं बच्चों। इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी a है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, m इंटू ए होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा सर म्यू m इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है जिसको हमने f नाम दिया है, f नाम दे दो, f है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फ्रॉम 1, ये हमने नाम दे दिया 1, फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा म्यू m इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल mg, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि अगर मैं पूरा ये सिस्टम ले लूं, क्या ले लूं, सिस्टम जिसका पूरा मास है 4m, तो यहाँ पे एक 4m का मास है जिसपे एक फोर्स लग रहा है F और एक्सेलरेशन है इसका a, तो एक्सेलरेशन a कितना होगा बच्चों, F डिवाइडेड बाय 4m, जैसे हमने नाम दिए 2, तो फ्रॉम 2 से हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो म्यू m a कितना है बच्चों, F डिवाइडेड बाय 4m ही है, इज ग्रेटर देन इक्वल mg होना चाहिए। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, f की वैल्यू कितनी होगी, देखो f जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए कितना, mg4 डिवाइडेड बाय म्यू। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, तो मिनिमम कितनी होगी जब हमारा इक्वल रहेगा, तो 4 mg बाय म्यू हमारा आंसर होगा। तो इस वैल्यू या इससे ज्यादा वैल्यू के लिए ये जो ब्लॉक होगा ये स्लाइड नहीं करेगा। अगर वैल्यू इससे कम होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम होगी, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा और आपका आंसर सही आया होगा। कमेंट करके बताइए किस किस का सही आंसर आया फटाफट, है ना। और क्वेश्चन अच्छा लगा है बच्चा, क्वेश्चन बढ़िया सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो क्वेश्चनों की बाढ़ है ना, फ्रिक्शन में अब बचा ही नहीं है, एक एंगल ऑफ रिपोज और पढ़ाना है, बाकी फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन की ढेर होगी, नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन खत्म, बस यही एक और टॉपिक बचा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज, उसके बाद हमारा फ्रिक्शन की थ्योरी बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप सर्कुलर मोशन के लिए ट्राई हो जाना। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि हमारा है m मास का ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F किसी एंगल थीटा पर, क्या लग रहा है, F ब्लॉक लग रहा है किसी एंगल थीटा पर, ठीक, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है। ठीक, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट मैक्सिमम नहीं, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ f, therefore block m will slide। तो मतलब कि क्या होगा कि इस f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जाए, एंड ऑल्सो फाइंड एंगल थीटा, मतलब कि हमारा जो फोर्स है वो किस एंगल पे लगे, जिस और उसकी वैल्यू कितनी हो, जिससे उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे,
स्टार्ट टू स्लाइड, विल स्टार्ट टू स्लाइड लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, विल स्टार्ट टू स्लाइड, स्टार्ट टू, ठीक है। ओके, तो देखो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, आपकी इच्छा है ना, इच्छा क्या है, करना चाहिए, करो, करना नहीं चाहिए, करो, हाँ चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख सकता हूँ f cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, f sin थीटा, एक नॉर्मल भी लगेगा FBD में, और एक mg भी नीचे लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर इसके FBD बन चुका है, तो FBD में हम बात करेंगे तो नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल प्लस f sin थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू सर होगी mg माइनस के f sin थीटा, ऐसे। इस पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन जो हमारा होगा म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, और म्यू कितना, म्यू और नॉर्मल की वैल्यू कितनी बच्चों, mg माइनस के f sin थीटा, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ब्लॉक क्या हो रहा है बच्चों, स्टार्ट टू स्लाइड, तो फॉर स्टार्ट टू स्लाइड, स्टार्ट टू स्लाइड, स्टार्ट टू स्लाइड, तो स्टार्ट टू स्लाइड के लिए क्या होना चाहिए, जो लगने वाला अप्लाइड है वो हमारे फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं f cos थीटा जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल किसके रहेगा, फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू mg माइनस f sin थीटा, f sin थीटा, ऐसे, ठीक है। अब जब स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो इक्वल कर देते हैं, तो यहां से f की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, f की वैल्यू अगर करूं तो f इधर आएगा, f cos थीटा प्लस के म्यू f sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल रहे तो म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस के म्यू sin थीटा, तो ये होगी हमारी f की वैल्यू, ठीक है। अब हमें f की मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, मिनिमम, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे थीटा भी हमें निकालना है किस एंगल पे, तो हम इस पर विचार करते हैं, ये थीटा, अगर मैं इसे मैक्सिमम कर दूं तो f की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्या, इस नीचे डिनोमिनेटर को मैं मैक्सिमम कर दूं तो f की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f, मिनिमम वैल्यू ऑफ f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मिनिमम विल मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसको मैं f डैश बोलता हूं, कुछ f डैश, तो हम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, हम df डैश डिवाइडेड बाय d थीटा को क्या कर देते हैं बच्चों, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos थीटा का कितना होता है, माइनस के sin थीटा प्लस म्यू sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, म्यू cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से tan थीटा आएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे म्यू, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो ये आ गया हमारे पास थीटा कितना, tan इनवर्स म्यू, मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है tan इनवर्स म्यू, जिसके लिए मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। अब इस tan थीटा को हम पुट कर देंगे वहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फोर्स क्या आ जाएगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो F मिनिमम कितना होगा वो देख लेते हैं, F इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस के म्यू sin थीटा, ठीक है। तो F मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, पुट कर देंगे, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो देखते हैं, tan थीटा है हमारे पास, तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया हमारा म्यू, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस tan थीटा होगा ना, परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो परपेंडिकुलर ऑन बेस, और ये हाइपोटेनस 1 प्लस
√1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ है। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन म्यू, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस म्यू। sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है म्यू डिवाइडेड बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा S मिनिमम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिए पहले तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक और टॉपिक है फ्रिक्शन का एंगल ऑफ रिपोज, तो उसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।